नमस्ते, मैं दुर्गा सिंह, शिशु निकेतन स्कूल मेड़ता सिटी। आज हम 12th हिस्ट्री इतिहास के आरंभिक भारतीय इतिहास के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। वैभवपूर्ण अतीत, अतीत मतलब जो बीत गया। अतीत को ही इतिहास कहते हैं। बीते हुए काल में हमने क्या क्या अर्जित किया, क्या खोया, क्या पाया, कैसा रहा, क्या रहा, यही इतिहास का वर्ण्य विषय है। वैभवपूर्ण एक इससे पहले विशेषण लगा है। वैभवपूर्ण का अभिप्राय है, वैभव का मतलब ऐसा अतीत जिस पर हम गर्व कर सकें, ऐसा अतीत जिस पर हम नाच कर सकें। हम पूरे हिंदुस्तानियों को, हम पूरे भारतीयों के अपने अतीत पर हम नाच कर सकें, गर्व कर सकें। ऐसे ही इतिहास और अतीत के बारे में हम पढ़ेंगे। अब वास्तविक ये अतीत था कैसा था, क्या था, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें जो महत्वपूर्ण चाहिए वो है स्रोत। अब इस अतीत की जानकारी के स्रोत कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जिनसे हम अतीत के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो सबसे पहले साहित्यिक स्रोत है, यानी वो स्रोत जो लिखे गए हैं, प्राचीन मनुष्यों द्वारा जो लिख कर छोड़ दिए गए हैं, वो साहित्यिक स्रोत के रूप में उपलब्ध है। और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक का मतलब होता है, पुरा का मतलब प्राचीन, और तात्विक यानी जो भूगर्भ में या इधर उधर बिखरे हुए या अवशेष रूप में विद्यमान मिलते हैं, उन्हें बोलते हैं पुरातात्विक। तो सबसे पहले हम साहित्यिक स्रोत के बारे में चर्चा करते हैं। साहित्यिक स्रोत में हम सबसे पहले रखेंगे धार्मिक साहित्य, यानी वो साहित्य जो विशुद्ध रूप से धार्मिक या धर्म के बारे में लिखे गए थे, वो प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। हमारा अतीत कैसा था, कैसे यहाँ के लोग थे, कैसे यहाँ के रीति रिवाज थे, कैसे यहाँ की परंपराएं थी, वो सारी जानकारी इन धार्मिक साहित्यों से मिलती है। किसी वर्ग विशेष के धर्म के बारे में न जानकारी मिलकर सभी धर्म के लोगों के बारे में यहाँ गूढ़ जानकारियां मिलती है धार्मिक साहित्य में। अब धार्मिक साहित्य में सबसे पहले हम रखेंगे ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए धर्म ग्रंथ, जिन्हें ब्राह्मण साहित्य कहते हैं। ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए साहित्य में सबसे पहले जो प्राचीन ब्राह्मणों द्वारा जो साहित्य लिखे गए थे, उनमें सबसे पहले वेद लिखे गए थे। वेद ब्राह्मणों की रचना है। वेदों के द्वारा हमें संपूर्ण आर्य सभ्यता व संस्कृति की जानकारी मिलती है। वेद ज्ञान के समृद्ध भंडार है। वेदों की संख्या 4 है। पहला वेद ऋग्वेद है, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद व अथर्ववेद। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। वेदों से प्राचीन भारतीय समाज, राजनीति और बहुत सारी जानकारियां हमें प्राप्त होती है। और इसके अलावा अब आते हैं हम दूसरा बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में बौद्ध साहित्य की भी प्रमुख भूमिका रही है। बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है। पिटक का मतलब पिटारा। ऐसे पिटारे के रूप में ये 3 धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं बौद्ध साहित्य में, जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं। ये 3 प्रमुख है। सबसे पहला सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक व अभिधम्म पिटक। इसलिए इनको त्रिपिटक कहा जाता है। इनमें बौद्ध धर्म के नियम, आचरण संहिता है। बौद्ध ग्रंथों में दूसरा महत्वपूर्ण योगदान जातक ग्रंथों का है। इनमें गौतम बुद्ध यानी भगवान बुद्ध के पूर्व ग्रंथ की कथाओं की तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक व आर्थिक पक्षों की जानकारी मिलती है। इनकी संख्या 549 है, 49। पाली भाषा के अन्य बौद्ध ग्रंथों में मिलिंदपनो, दीपवंश व महावंश है। मिलिंदपनो में यूनानी आक्रमणकारी मेनेंडर व बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच की वार्ता का विवरण मिलता है। दीपवंश व महावंश में सिंगल द्वीप के इतिहास का वर्णन मिलता है। यानी अभिप्राय यह है, बौद्ध साहित्य से भारत के प्राचीन अतीत की जानकारी उल्लेखनीय रूप में मिलती है। 3 नंबर पर हम चलते हैं। तीसरे नंबर पर जो साहित्यिक स्रोत के रूप में उपलब्ध है वो है जैन साहित्य। जैन और बौद्ध ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व में
दो युग पुरुषों द्वारा चलाए गए धर्म है, इन धर्म ग्रंथों ने भी भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय जानकारी जुटाई है या हमें उपलब्ध कराई है। बौद्ध साहित्य की तरह ही जैन साहित्य में भी पर्याप्त ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है। जैन साहित्य में आगम सबसे प्रमुख है। आगम ग्रंथ, इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार व 4 मूल सूत्र शामिल है। इसकी रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी के लंबे समय में विभिन्न धार्मिक संगीतियों व व्यक्तियों के माध्यम से हुई थी। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है। जैन साहित्य की भाषा प्राकृत थी। अन्य जैन ग्रंथों में कथाकोश, परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र आदि प्रमुख है, जिनसे ऐतिहासिक विवरण प्राप्त होता है। जैन साधुओं के आचार व्यवहार से संबंधित नियमों का संकलन आचरांग सूत्र में नियमबद्ध है। जैन मुनियों के संबंध के बारे में जानकारी मिलती है। भद्रबाहु चरित में जैन मुनि भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य और उनके बीच की जुड़ी हुई बहुत सारी रहस्यमयी घटनाएं जो जैन साहित्य से प्राप्त होती है। तो धार्मिक साहित्य में हमने ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य पढ़ा। दूसरे नंबर पर हम रखते हैं धर्मेत्तर साहित्य। धर्मेत्तर का अभिप्राय ऐसे साहित्य जो धर्म के अलावा अन्य विषयों पर लिखा गया साहित्य है। इसमें ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक, विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ, नाटक, कथाकोश, काव्य आदि ग्रंथ सम्मिलित है। इसमें सबसे पहले रखा जाता है ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ धर्मेत्तर साहित्य का पहला भाग जो हमें प्राचीन भारतीय वैभवपूर्ण अतीत की जानकारी देता है वह ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ जो इतिहास के विषय में लिखा गया है। ऐतिहासिक ग्रंथ में सबसे पहले कल्लण की राजतरंगिणी विशुद्ध रूप से ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिसकी रचना 1150 ईस्वी में की गई थी। इसमें प्राचीन समय से 12वीं शताब्दी तक का कश्मीर का इतिहास है। अन्य प्रमुख ग्रंथ ऐतिहासिक आचार्य विष्णुगुप्त, जिनको चाणक्य, कौटिल्य भी कहा जाता है, उनके द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तत्कालीन राज्य प्रबंध, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व धार्मिक जीवन की विस्तृत जानकारी मिलती है। कौटिल्य ने इतिहास के अंतर्गत पुराण, इतिवृत्त, आख्यान, उदाहरण, धर्मशास्त्रम, अर्थशास्त्र को सम्मिलित किया है। अभिप्राय, ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथों से हमें प्राचीन भारतीय अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये ऐतिहासिक ग्रंथ मुख्य रूप से भारतीय अतीत को जानने में उपलब्ध है और महत्वपूर्ण है, उल्लेखनीय है। 2 नंबर पर हम धर्मेत्तर साहित्य में रखते हैं विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ। साहित्यिक के पहले विशुद्ध शब्द लगा है। ये 3 तरह के शब्द होते हैं, एक शुद्ध, अशुद्ध और विशुद्ध। शुद्ध का अभिप्राय है जिसमें कुछ मात्रा में अशुद्धियों का मिला होना, जैसे थन से निकलने के बाद दूध में हल्का सा पानी डाल देना, वो शुद्ध है। और अशुद्ध यानी पूर्ण रूप से अशुद्ध, जिसमें शुद्धता का लेश मात्र भी ना हो। और विशुद्ध का अभिप्राय है जो पूर्ण रूप से शुद्ध, जिसमें 1% भी मिलावट की मात्रा ना हो, उसे विशुद्ध बोलते हैं। विशुद्ध साहित्य ग्रंथ जो साहित्य के अभिप्राय से लिखे गए थे। विशुद्ध साहित्य ग्रंथों में अनेक नाटक, व्याकरण ग्रंथ, टीका, काव्य, कथा, साहित्य एवं कोश की रचना की गई, जिनमें उस समय के शासकों के सामाजिक व आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। पाणिनि का अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य, गार्गी संहिता, कालिदास का मालविकांगनी मित्रम, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, शूद्रक का मृच्छकट्टिकम, ये इन कवियों के नाम हैं। और जैसे शूद्रक कवि का नाम है और शूद्रक के द्वारा लिखा गया मृच्छकट्टिकम। विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा, कामंदक का नीतिसार ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो विशुद्ध रूप से ग्रंथ है, साहित्यिक ग्रंथ। इन ग्रंथों से भारतीय समाज के प्राचीन समाज की जानकारी मिलती है, अर्थात भारत का प्राचीन समाज कैसा था, किस
प्रकार का था, कैसे रीति रिवाज थे, किस प्रकार के खान पान थे, किस प्रकार की वेशभूषा थी, बहुत अच्छे से मिलता है। नीतिसार ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कथा साहित्य एवं कोश साहित्य की दृष्टि से विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, गुणाढ्य की वृत्त कथा, शैमेंद्र की वृत्त कथा मंजरी, सोमदेव की कथा सरित सागर, अमर सिंह का अमरकोश आदि प्रमुख ग्रंथ हैं, जिनमें तत्कालीन समाज की जानकारी मिलती है। ये ग्रंथ विशुद्ध रूप से साहित्यिक ग्रंथ है और भारतीय इतिहास की जानकारी देने में उल्लेखनीय है। अब 3 नंबर पर हम रखेंगे धर्मेतर साहित्य में जो भारतीय अतीत की जानकारी देते हैं वो क्षेत्रीय साहित्य, क्षेत्र विशेष के कवियों, लेखकों और साहित्य पांडित्यों ने जिनको लिखा था, जिनकी रचना की थी, वो है क्षेत्रीय साहित्य कहलाते हैं। इनकी भाषा क्षेत्रीय हो सकती है, लेकिन ये भी उल्लेखनीय रूप से भारतीय अतीत की जानकारी देने में महत्वपूर्ण है। जिनमें सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं जो तमिल साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। प्राचीन तमिल साहित्य जो संगम साहित्य कहलाता है, इस साहित्य के प्रणेता अगस्त्य ऋषि थे। तेलुगु ग्रंथ दुर्जटी द्वारा लिखित कृष्णदेव राय विजयम विजयनगर राज्य के शासक कृष्णदेव की उपलब्धियों की जानकारी देता है। राजस्थानी भाषा के ग्रंथों में चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, पद्मनाभ का कानड़ प्रबंध, बीटू सूजा का राव जेतसिरु छंद, सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर, नैणसी की नैणसिरी ख्यात, बांकीदास की ख्यात आदि क्षेत्रीय साहित्यों में प्रमुख है। ये क्षेत्रीय साहित्य भी क्षेत्रीय ही नहीं वरन संपूर्ण आर्यावर्त की जानकारी देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 4 नंबर पर धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। साहित्यिक स्रोत का पहला धार्मिक साहित्य, उसके बाद में धर्मेतर साहित्य का चौथा नंबर यह है विदेशी विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण जिन्होंने साहित्य लिखा, उन विवरण से भी हम भारतीय इतिहास, भारतीय अतीत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जुटा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और आज जो भारतीय इतिहास लिखा गया है, इन सभी चीजों का, इन सभी स्रोतों का मिश्रण इस भारतीय इतिहास में मिलता है। विदेशी विवरण में सबसे पहले रखा जाता है यूनानी साहित्य। यूनानी लेखकों में टेसियस, हेरोडोटस, निरियाकस, एरिस्टोब्लूस, आनेक्रिट्स, स्ट्रेबो, एरियन एवं स्काईलैक्स प्रमुख है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी राजदूत, जिसका नाम था मैगस्थनीज, उसके द्वारा लिखित इंडिका है। अर्थात यूनानी चंद्रगुप्त के समय से भारत में जिनका आगमन हुआ है और इनके साथ ही यूनानी भाषा भारत के साहित्य में घुल मिल गई और इन लेखकों ने बहुत कुछ लिखा भारतीय समाज के बारे में, भारतीय परिवारों के बारे में, भारतीय राजनीति के बारे में। इनमें इंडिका है और यूनानी विवरणों में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन, समाज एवं आर्थिक स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। यूनानी साहित्य में टॉलमी का भूगोल, प्लिनी द एल्डर की नेचुरल हिस्ट्री, एरिस्टोब्लूस की हिस्ट्री ऑफ द वार, स्ट्रेबो का भूगोल आदि विशेष उल्लेखनीय है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सो पुस्तक में बंदरगाहों व व्यापार का विस्तृत विवरण है। विदेशी विवरण में यूनानी साहित्य के बाद में हम लेते हैं चीनी विवरण। चीनी यात्रियों ने भी प्राचीन समय से ही भारत में आवागमन शुरू कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था। यानी भारत में बौद्ध धर्म के अभ्युदय के बाद चीनी यात्रियों का आवागमन प्रारंभ हो गया था और बहुत से चीनी यात्री भारत के विश्वविद्यालयों में शिक्षा अध्ययन करने के लिए आए थे और इन्होंने भी यहाँ रहकर भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा। इन यात्रियों में फाइयान, सुंगयून, फैनसांग, इत्सिंग का वृतांत महत्वपूर्ण है। फाइयान गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के समय अर्थात 399 से 414 ईस्वी में भारत में आया था। फैनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहता है। चीनी यात्रियों में फैनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। नालंदा जो वर्तमान बिहार में है, वह हर्षवर्धन के राज्यकाल में 629 ईस्वी से 644 ईस्वी में भारत आया था
और उसने अपनी पुस्तक शिव की में भारत के समकालीन इतिहास का वर्णन किया है। इत्सिंग ने 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 672 से 688 ईस्वी तक भारत भ्रमण किया। इससे नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के साथ ही भारतीय संस्कृति व समाज की भी जानकारी मिलती है। उसके बाद अब आते हैं तिब्बती वृत्तांत पर। तिब्बत भारत की सीमावर्त पर लगा हुआ प्रदेश है। यहाँ से भी बहुत से विदेशी यात्री जो भारत आए थे, यानी तिब्बती यात्री भारत आए थे, इन्होंने भी भारतीय समाज के बारे में, भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा, जो आज भारत के वैभवपूर्ण अतीत के स्रोत के रूप में विद्यमान है। हम यही अध्याय पढ़ रहे हैं, जानकारी, अतीत की जानकारी देने वाले मुख्य स्रोत। अब तिब्बती वृत्तांत हम पढ़ रहे हैं। तिब्बत से जो यात्री भारत आए थे, उनमें तारानाथ द्वारा रचित कंग्यूर व तंग्यूर ग्रंथों को उपयोगी माना गया है। अरबी यात्री और भूगोलवेताओं ने भी भारत के संबंध में जानकारी दी है। मसूदी ने अपनी पुस्तक मिडास ऑफ गोल्ड, मसूदी की पुस्तक है ये, मिडास ऑफ गोल्ड में भारत का विवरण दिया गया है और लिखा है कि भारत का राज्य स्थल व समुद्र दोनों पर था। सिंध के इतिहास चचनामा में तथा सुलेमान नबी की पुस्तक सिलसिलात उल तवारीख में पाल प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा है। अरबी लेखकों में अलबरूनी जो सबसे महत्वपूर्ण था, जिसने संस्कृत भाषा सीखी वे मूल स्रोतों का अध्ययन करके अपनी पुस्तक तारीख उल हिंद में भारतीय समाज व संस्कृति के बारे में लिखा था। धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य। उसके बाद में 3 नंबर पर आता है जो भारतीय जानकारी, भारतीय वैभवपूर्ण अतीत की जानकारी के स्रोत के रूप में उपलब्ध है, वो है वंशावलियां। वंशावलियां भी महत्वपूर्ण रूप से विद्यमान है और वंशावलियां भी भारतीय अतीत को जानने में कारगर भूमिका सिद्ध करती है। भारतीय इतिहास में वंश लेखन परंपरा का स्थान महत्वपूर्ण रहा है और ये आदिकाल से आज तक अनवरत चल रहा है। वंशावली लेखन परंपरा व्यक्ति के इतिहास को शुद्ध रूप से सहेज कर रखने की प्रणाली है। ये एक ऐसी परंपरा है जिसमें वंशावली लेखक हर जाति वर्ग के घर घर जाकर प्रमुख लोगों की उपस्थिति में संक्षेप से सृष्टि रचना से लेकर उसके पूर्वजों की ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक घटनाओं का वर्णन करते हुए उस व्यक्ति का वंश क्रम हस्तलिखित पोथियों में अंकित करता है और इनको पोथियां और बहियां भी कहता है, अंकित करता है। वंशावलियों के अध्ययन से ही हमें जानकारी मिलती है कि हमारे पूर्वज कौन थे, अर्थात इनमें ये प्रामाणिक रूप से जानकारी मिलती है कि हमारे पूर्वज कौन थे, कैसे थे, किस प्रकार से उनका जनजीवन था, किस प्रकार से उनके रीति रिवाज थे, किस प्रकार से उनकी दिनचर्या व्यतीत होती थी, ये सारी जानकारी मिलती है। वंशावलियां लिखने का कार्य मुख्य रूप से जागा, रावजी एवं भाट, तीर्थ, पुरोहित, पंडे, बारोट आदि प्रमुख रूप से करते हैं। ऐतिहासिक स्रोत की दृष्टि से वंशावलियां निम्नलिखित बिंदुओं की दृष्टि से भी विशेष महत्वपूर्ण मानी गई है। आज न्यायालय भी वंशावलियों को लीगल मानता है, वैधानिक मानता है। न्यायालय द्वारा वंशावलियों को लीगल माना गया है। जगदीश प्रसाद बनाम सरवन कुमार एयर 2003 मामले में न्यायालय ने पंडों की बहियों में की गई प्रविष्टियों को साक्ष्य के रूप में ग्राह्य माना है। ऐसे कई मामले हैं जिसमें वंशावलियों में बहियों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि साहित्यिक स्रोत के रूप में हमने सबसे पहले धार्मिक साहित्य के बारे में जाना था, उसमें ब्राह्मण साहित्यों में सबसे प्राचीन वेद है, उसके बारे में वेद। बौद्ध साहित्य में हमने त्रिपिटक के बारे में जाना था, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। उसके बाद में हमने पढ़ा था जैन साहित्य। धर्मेतर साहित्य यानी जो धर्म से अलग है, ऐतिहासिक कथाएं इससे संबंधित है। और ऐतिहासिक ग्रंथ, विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ, क्षेत्रीय साहित्य, विदेशी विवरण में यूनानी पढ़ा था हमने, चीनी, तिब्बती और ये वंशावलियां। अब दूसरा जो स्रोत है वो है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। इसमें सबसे पहले उत्खनन से प्राप्त अवशेष यानी खुदाई में मिलने वाले अवशेषों से भी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त करता है। उत्खनन
पाषाणकालीन मानवीय संस्कृति व सभ्यता के बारे में जानकारी के लिए उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष ही मुख्य स्रोत है। प्राप्त औजारों एवं मृद भांडों, मृद का मतलब मिट्टी, भांड यानी बड़े बड़े बर्तन, भंडारण करने वाले बर्तन, मृद भांडों से हम भारत में मानव की विकास यात्रा को समझ सकते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता की जानकारी उत्खनन से प्राप्त सामग्री पर ही आधारित है। प्रारंभ में तो पाषाण उपकरण अधिक प्राप्त हुए हैं। जब मृद भांड का उपयोग मानव करने लगा तो सर्वाधिक मात्रा में इनके अवशेष मिले हैं। ये 4 रूप में विद्यमान है: गेरवे रंग युक्त मृद भांड और काले लाल मृद भांड, चित्रित सलेटी रंग की मृद भांड संस्कृति, उत्तरी काली चमकीली परंपरा वाले मृद भांड। उसके बाद में उत्खनन से प्राप्त अवशेष, मृद भांड, औजार, उपकरण आदि। उसके बाद में हम लेते हैं अभिलेख अर्थात भारतीय पुरास्रोत में अभिलेखों का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तिथि युक्त एवं समसामयिक होने के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से इनका महत्व अधिक है। शासन विशेष के तिथि क्रम एवं उपलब्धियों की जानकारी इन अभिलेखों से ही मिलती है। स्थानाभाव के कारण इसमें अनावश्यक सामग्री भी नहीं मिलती। इनमें संबंधित शासक व व्यक्तियों के नाम, वंश, तिथि, कार्य व समसामयिक घटनाओं का उल्लेख होता है। इस कारण ये प्राचीन भारतीय इतिहास के अतीत के रूप में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अभिलेख, अशोक के अभिलेख खरोष्टी एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, जो आज भी उपलब्ध हैं। इसके अभिलेखों में खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख, जो आज भी उन शासकों के बारे में बहुत कुछ जानकारी देते हैं। जूनागढ़ का रुद्रदामन का शिलालेख भी काफी प्रसिद्ध है। स्तंभ लेखों में अशोक के अलावा चंद्र का मेहरुली स्तंभ लेख, स्कंद गुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख प्रमुख है। अब 3 नंबर पर हम रखते हैं पुरातात्विक सामग्रियों में सिक्के व मुद्राएं। प्रत्येक शासकों ने अपने समय में प्रचलित धातुओं के सिक्के और मुद्राएं जारी की थी, जो आज भी प्रचलित है। उन पे तिथि, नाम, उन शासकों के द्वारा किस प्रयोजन से वो सिक्के चलाए गए थे, आज भी प्रचलित है, जो मुख्य रूप से भारतीय इतिहास की जानकारी देता है। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में सिक्कों, मुद्राओं में मोहरों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनसे शासकों के नाम, तिथियां, चित्र, वंश परंपरा, धर्म, गौरवपूर्ण कार्य, कला, शासक की रुचि आदि की जानकारी मिलती है। गुप्तकालीन सिक्कों में महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती है। समुद्रगुप्त के वीणा वादक व्याघ्र निहंता सिक्के उसकी संगीत के प्रति रुचि व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार कुमारगुप्त के कार्तिकेय प्रकार के सिक्के उसके शैव अनुयायी होने की पुष्टि करते हैं। सिक्कों से शासकों के राज्य विस्तार, उनके आर्थिक स्तर, धार्मिक विश्वास, कला, विदेशी व्यापार आदि की जानकारी मिलती है। तो कुल मिला के सिक्के व मुद्राएं भी भारतीय अतीत की जानकारी देने में महत्वपूर्ण है। 4 नंबर पर हम रखते हैं स्मारक व भवन। ये भी पुरातात्विक स्रोतों में रखे जाते हैं। स्मारक व भवन, स्मारक जो आज भी भग्नावशेषों में प्रचलित है, खंडरों के रूप में प्रचलित है, विद्यमान है, उनसे भी भारतीय इतिहास की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। स्रोतों के अंतर्गत भूमि पर एवं भूगर्भ में स्थित सभी अवशेष, स्तूप, चैत्य, विहार, मठ, मंदिर, राजप्रसाद, दुर्ग, भवन सम्मिलित है। इसमें उस समय की कला, संस्कृति व राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के अवशेषों से हमें वहां की सभ्यता व संस्कृति की जानकारी मिलती है। देवगढ़ व भीतरी गांव मंदिर से गुप्तकालीन धार्मिक व सांस्कृतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। स्मारकों से ही दक्षिणी पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति के विस्तार की जानकारी मिलती है। कंबोडिया के अंगकोर वाट के स्मारक, जावा के बोरोबुदूर के मंदिर भारत के अन्य देशों में औपनिवेशिक व सांस्कृतिक विस्तार की कहानी कहते हैं। 5 नंबर पर हम रखते हैं मूर्तियां, शैल चित्र, कला व अन्य कलाकृतियां। ये भी भारतीय अतीत की जानकारी प्रदान करने में महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में रखे जाते हैं। मूर्तियां
उत्खनन में प्राप्त हुई है अनेक स्थानों से विभिन्न मूर्तियां, जैसे टेराकोटा की कला मूर्तियां प्राप्त हुई है, जो हमें उस समय के धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन की जानकारी देती है। इसके अलावा चित्रकला मानव जीवन को प्रामाणिक रूप से अभिव्यक्त करने का मुख्य साधन है। प्रागैतिहासिक काल में अनेक शैलाश्रय अभिप्राय प्रारंभिक मानव का निवास स्थान, शैल यानी चट्टान, पत्थर के टुकड़े, उनमें मानव आश्रय लेता था, इसलिए उसे शैलाश्रय कहता है, निवास स्थान में तत्कालीन मानव द्वारा चित्रांकन किया गया है, जिसे शैल चित्र कहा जाता है। पत्थरों पर उकेरे गए चित्र होने के कारण उन्हें शैल चित्र कहते हैं। इनमें जीवन के विभिन्न पक्षों की अभिव्यक्ति चित्रों के माध्यम से की गई है। इनसे प्रारंभिक मानव के सांस्कृतिक, सामाजिक व धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, शेखावाटी क्षेत्र में प्रचुर क्षेत्र में शैल चित्र मिले हैं, जिनसे भारतीय अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इनकी कला और कलाकृतियां, इनसे भी किस प्रकार की कला जानते थे और कौन कौन सी कलाकृतियां करते थे। अभिप्राय, जैसे मध्य प्रदेश का एक भीमबेटका की एक गुफा है, जहाँ की कलाकृतियां आज भी भारतीय इतिहास के जो अन्वेषक हैं उनको इतिहास की महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करते हैं। उसके बाद में हम चलते हैं वैभवशाली भारत की उपलब्धियां। मतलब वैभवशाली भारत ने क्या क्या उपलब्धियां अर्जित की थी वो जानने का प्रयास करते हैं। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जानकारी के स्रोत के रूप में आज महत्वपूर्ण रूप से जो काम में लिए जाते हैं वो एक नंबर पर साहित्यिक स्रोत और दूसरे नंबर पर पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हमने अच्छे से पढ़ा कि वो कौन कौन से साहित्यिक स्रोत हैं या साहित्यिक ग्रंथ हैं जो स्रोतों के रूप में विद्यमान है, और पुरातात्विक वस्तुएं वो कौन कौन सी है जो आज वैभवपूर्ण अतीत के स्रोत के रूप में हमें महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। उसके बाद में इस वैभवशाली भारत ने क्या क्या उपलब्धियां अर्जित की थी वो जानते हैं। वैभवशाली भारत की उपलब्धियां, भारतीय संस्कृति का विश्व संचार, भारत तक ही सिमट कर नहीं रहा, पूरे विश्व में फैलने का गौरव प्राप्त है भारत को। इसकी संस्कृतियां, अग्निपुराण में भारत को जम्बू द्वीप कहा गया है। समुद्री पार के भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता था। इनमें 9 द्वीप थे। सांस्कृतिक भारत में वर्तमान जावा, सुमात्रा, मलया, कंबुज, श्याम, चंपा, ब्रह्मा, लंका आदि सम्मिलित थे। ये यहाँ भारत की संस्कृति प्रचलित थी और भारत की संस्कृति का ही प्रसार था। यूरोपीय विद्वान सिल्वेन लेवी ने भारतीय द्वीप समूह शब्द का प्रयोग किया है। अरबी भूगोलवेता मसूदी ने भी लिखा है कि प्राचीन काल में भारत भूमि और समुद्र दोनों पर फैला हुआ था। उसकी सीमा जाबाग तक फैली हुई थी, सुमात्रा, इंडोनेशिया तक, जिसे वर्तमान में इंडोनेशिया कहते हैं। इस प्रकार उस समय के सांस्कृतिक भारत की सीमाएं अफगानिस्तान से लेकर संपूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया में फैली हुई थी। शक्तिशाली जलयानों में बैठकर भारतीय ब्रह्म देश, श्याम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, फिलीपीन, जापान व कोरिया तक पहुंचे और वहीं पर अपना राजनीतिक तथा सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित किया था। ये भारत की वैभवशाली उपलब्धि है। प्राचीन भारत में नाविक शक्ति, महाभारत और महाभारत से पहले भारत में यातायात का जो मुख्य साधन था वो था नाव, और भारत के लोगों ने नाव को बहुत अच्छे से बनाना सीख लिया था। नाविक शक्ति के प्रमाण भारतीय इतिहास में मिलते हैं। नावें लकड़ी की बड़ी बड़ी नावें के रूप में मिली है। सिंधु प्रदेश में सिंधु नदी में 6000 वर्ष पूर्व चलने वाले जलयानों का वर्णन विद्वानों ने किया है। संस्कृत में नव शब्द जलयान के लिए प्रयोग किया जाता है। उस समय इस विद्या को नवगति के नाम से भी जाना जाता था। बाद में उर्दू का शब्द नव शब्द का पर्याय बन गया और अंग्रेजी का शब्द नेविगेशन इस नवगति शब्द का रूपांतर है। प्राचीन पुस्तकों के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि कोलंबस के पैदा होने के 1000 साल पहले भारत में जो जलयान बनाए जाते थे वे इतने शक्तिशाली थे कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के खुले समुद्र में भयंकर समुद्री तूफानों को सफलतापूर्वक झेलते हुए 1000 यात्रियों को लेकर सुदूर देशों को जा सकते थे। इसी प्रकार के एक जहाज में प्रसिद्ध
बौद्ध पर्यटक फायान दक्षिणी भारत से चीन को गया था, ऐसा उसने अपने यात्रा विवरण में लिखा है। वह पहले लंका से जावा को गया, फिर जावा से चीन को गया। तो ये था भारत में प्राचीन नाविक शक्ति। अब हम बढ़ते हैं भारत में प्रागैतिहासिक पाषाण संस्कृति। प्रागैतिहासिक, प्राग का मतलब प्री हिस्ट्री, इतिहास से पहले भी मानव था। इसका मतलब ये नहीं है इतिहास से पहले मानव नहीं था। इतिहास से पहले का जो मानव है वो कैसे अपना जनजीवन व्यतीत करता था, वो कैसे अपना सामाजिक जीवन जीता था, उसके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी जुटाता है वो है प्रागैतिहासिक पाषाण संस्कृति। इसमें सबसे पहले 1 नंबर पर हम रखते हैं पुरा पाषाण काल। पुरा यानी प्राचीन। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पाषाण यानी पत्थर, स्टोन एज। सबसे पहले जो संस्कृति थी वो पाषाण संस्कृति कहलाती है, क्योंकि इसमें मानव ने केवल पत्थर का प्रयोग करना ही सीखा था। पत्थर की गुफाओं में रहता था, उसके औजार पत्थरों के थे, इसलिए इस संस्कृति को ही पाषाण संस्कृति बोल दिया गया। तो प्रागैतिहासिक पाषाण संस्कृति, इस पाषाण संस्कृति को 3 भागों में बांटा गया। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। और पुरा पाषाण जो बहुत प्राचीन कला थी, यानी 20 लाख साल पहले मानव ने प्रथम बार जो पत्थर के उपकरण बनाए थे, औजार बनाए थे, वो मोटे और अनगढ़ थे, सुगढ़ नहीं थे। इस काल को पुरा पाषाण काल बोलते हैं। मध्य पाषाण काल तक आते आते पत्थरों का आकार छोटा हो गया। लघु आकार के कारण इन्हें सूक्ष्म पाषाण उपकरण, माइक्रोलिथिक टूल्स कहते हैं। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल के पाषाण पुरा स्थलों से जो तिथियां प्राप्त हुई है, उनसे इनका काल निर्धारण 12,000 वर्ष पूर्व का है। इस समय का मानव आखिर तक खाद्य संग्राहक अवस्था में रहने लगा और पशुपालन की ओर अग्रसर हुआ और नदी झीलों के किनारे रहने लगा। ये कहलाता है मध्य पाषाण काल। उसके बाद में आता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का मानव कृषि करना सीख गया था। कृषि के साथ साथ उसने पशुपालन भी अपनाना शुरू किया। उसके औजार सुगढ़ हो गए, सुंदर हो गए, देखने में भी सुंदर थे, जिनमें मुख्य रूप से कुलाड़ियां, बशूला, छिद्रित वृत्त, हथौड़ा, सिलीसेड, औखली आदि प्रमुख रूप से थे। ये उपकरण बैसाल्ट जैसे कठोर पत्थर के थे, जिन्हें घिसकर चिकना किया जाता था। कृषि कार्य ने धीरे धीरे मानव को एक जगह टिक कर रहने और बचने को मजबूर किया, और वो घुमंतु जो प्राणी थे, घुमंतु प्रकृति के जो पाषाणकालीन मनुष्य थे, वो एक जगह स्थायी रूप से रहने लगे। प्रागैतिहासिक शैल कला। शैल कला के बारे में अभी हमने पढ़ा है। शैल यानी चट्टान। जिन चट्टानों की गुफाओं में वो मनुष्य रहता था, उन्हीं गुफाओं में उन्होंने बहुत सारी चित्रकलाएं की है। वो प्रागैतिहासिक शैल कला कहलाती है। यानी इतिहास के पहले जिन गुफाएं मनुष्यों का निवास स्थान थी, आश्रय स्थल थी, वहां उनके द्वारा की गई चित्रांकन या कलाएं, वो प्रागैतिहासिक शैल कला कहलाती है। अब हम आते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास या अतीत का गौरव बढ़ाने वाला विषय, वह सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता, इस शब्द में सिंधु और सरस्वती 2 नदियां हैं। इन दोनों नदियों की घाटियों में रहने वाले सभ्यताएं, उनके बारे में जो वर्णन है, उनको बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम अगले अध्याय में जानेंगे। इससे पहले प्राचीन भारत के वैभवपूर्ण अतीत की जानकारी देने वाले स्रोत और आदिकालीन मानव कैसा था, किस प्रकार से उसको पाषाण काल कहा गया, पाषाणकालीन उसको सभ्यता की, उसके द्वारा जो सभ्यता थी उसको पाषाणकालीन सभ्यता कही गई, और पाषाण यानी इतिहास से पहले होने के कारण उसको प्रागैतिहासिक कालीन सभ्यता कही गई। ये हमने अच्छे से पढ़ा। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं, और हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता, ये तीनों ही इसके नाम हैं। तो मैं अब चाहूंगा कि जो अब तक हमने स्रोतों के रूप में पढ़ा था, उनमें से आप कुछ 4-5 प्रश्न हैं, इन 4-5 प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, विश्व का प्राचीनतम साहित्य किसे कहते हैं? वो कौन सा साहित्य है जो विश्व का सबसे प्राचीनतम साहित्य कहलाता है?
ध्यान से सुने, विश्व का प्राचीनतम साहित्य किसे कहते हैं? ये अब तक जो हमने अध्याय पढ़ा है उसी में से आपको ये प्रश्न पूछा है मैंने। और अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? क्रम से इनके नाम बताने हैं। वेदों की संख्या कितनी है? क्रम से आप अपने इनके नाम लिख लें। वेदों के कितने भाग होते हैं? वेदों के कितने भाग होते हैं? इनके नाम आपको बताने हैं। साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं? उनका वर्णन करना है। अभी हमने जो साहित्यिक स्रोत पढ़े हैं, साहित्यिक स्रोत में कौन कौन से स्रोत रखे गए हैं उनके बारे में आपको अच्छे से बताना है। और पांचवा और अंतिम प्रश्न है, वंशावलियां भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में किस प्रकार उपयोगी है? वो भी आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। धन्यवाद।